दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। गहमागहमी शुरू हो चुकी है। नेताओं के दौरे बहुत पहले से शुरू हो गए हैं। आप जानते ही हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जो वहां सरकार चला रही है, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन सरकार तो बीजेपी की है। तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो साल भर नहीं 5 साल चुनाव लड़ती है। हमेशा चुनाव एक हुआ नहीं कि दूसरे बार दूसरे चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देती है। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारी के मामले में दोस्तों निस्संदेह, बिना किसी डाउट के सबसे आगे है, सबसे ऊपर है। नंबर 1 चुनावी तैयारी उसकी है। क्यों और कैसे ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले आप ये सुनते जाइए जो मेन मेन मुद्दे हैं बिहार के चुनाव के, आज वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो बिहार के चुनाव के बारे में जितने राजनीतिक दल हैं उसमें जैसा मैंने कहा कि सबसे अच्छी तैयारी अभी तक बीजेपी की है। इसके बावजूद बीजेपी को अभी भरोसा नहीं है कि वो चुनाव अपने बल पर चुनाव जीत ही जाएगी। नीतीश कुमार की पॉलिटिकल जो पार्टी जेडीयू है उसका बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा मय हो चुका है। अब ऐसे में नीतीश कुमार जी को क्या, कैसे वो मनाएंगे, कैसे पटाएंगे कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बने न बने, ये एक अलग प्रश्न है। और मुख्यमंत्री का चेहरा अगर उनको नहीं बनाया गया तो क्या एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी बीजेपी के गठबंधन के साथ जाएंगे, ये एक और बड़ा प्रश्न है। क्या कुर्मी कम्युनिटी जाएगी बीजेपी के साथ, गठबंधन के साथ? और तीसरी बड़ी बात यह है कि अगर किसी और को चेहरा बना दिया गया, उसकी अगुवाई में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया बीजेपी ने, तो नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, सारी अपनी मुसीबतों के बावजूद, प्रतिकूलताओं के बावजूद नीतीश कुमार हैं। अगर उनका राजनीतिक जागरण, उनके अंदर का जो नीतीश कुमार है, उनके अंदर का जो राजनेता है वो जागृत हो गया, तो फिर बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होंगी अगर वो नेता न बनाए गए, अगर उनकी अगुवाई न स्वीकार की गई तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन इस पर बात करने से पहले दोस्तों आपको हम बता दें कि अभी बिहार के लिए जो चुनावी सर्वेक्षण है उनका बाजार सज गया है। चुनावी सर्वेक्षण शुरू हो गए हैं। मैं किसी सर्वेक्षण के संगठन का, उसकी संस्था का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी एक सर्वेक्षण आया है जिसमें बताया गया है कि अमुक गठबंधन को इतना परसेंट, अमुक गठबंधन को इतना परसेंट, अमुक नेता को इतना परसेंट, अमुक नेता को इतना परसेंट, ये सब चीजें आ रही हैं। लेकिन दोस्तों कुछ सर्वेक्षण ऐसे भी आए हैं जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में जितने उम्मीदवार हैं, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार जी, इन सभी उम्मीदवारों में जो तेजस्वी यादव हैं, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार, वो सबसे आगे हैं। यानी बिहार में चीफ मिनिस्टर बनने की लोकप्रियता का जो ग्राफ है अभी, अकॉर्डिंग टू दो वो सर्वेक्षणों के मुताबिक, उसमें तेजस्वी आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये जो सर्वेक्षण होते हैं ये बड़ा इनका खेल होता है। पहले दिखाते कुछ और हैं, फिर धीरे धीरे अलग अलग समस्याओं पर सर्वेक्षण करते करते जैसे ही चुनाव 7 दिन रह जाता है वैसे ही ये बीजेपी की दुमदुभी बजाने लगते हैं और बताते हैं कि बीजेपी कैसे अब आगे हो गई है। बीजेपी का उम्मीदवार, बीजेपी का दावेदार, बीजेपी का चेहरा अब कैसे विपक्ष के चेहरे से बहुत आगे बढ़ गया है। तो ये सर्वेक्षणों का पूरा एक देश में बाजार है और उस बाजार के की जो डायनेमिक्स है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बहुत प्रमुख घटक है, प्रमुख पहलू है। वो एक अलग मुद्दा है, विचार का एक बहस का अलग मुद्दा है। लेकिन दोस्तों इसीलिए मैंने कहा कि मैं सर्वेक्षणों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन मैंने सर्वेक्षणों के बारे में बता दिया कि जो बिहार के बारे में सर्वेक्षण आ रहे हैं वो अभी तेजस्वी को आगे दिखा रहे हैं। आगे भी वो दिखाएंगे आगे, ऐसा आप यकीन मत कीजिए। वो अंतिम दौर में क्या करेंगे ये अभी बहुत सारा खेल बाकी है
और ये खेल जो है ये बीजेपी के भूमिका पर निर्भर करेगा कि बीजेपी आगे कैसे खेल खेल रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा जो बिहार के चुनाव का मसला है, जो जीत हार का फैसला करेगा, वो दोनों गठबंधनों में गठबंधन जो उनके सहयोगी हैं उनमें सीटों के एलोकेशन से जुड़ा हुआ है। एनडीए आमतौर पे माना जा रहा है कि वो जो बीजेपी चाहेगी, बीजेपी की लीडरशिप इतनी ताकतवर है कि वो जो चाहेंगे वो सीटें किसी को देंगे और वो लोग मान लेंगे। और मैं समझता हूं कि ये दम है इस बात में। तो बताया जा रहा है, अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि एनडीए में जो सीट एलोकेशन है उसमें जेडीयू को 102 से 103 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 101, 102 मिल सकती है, लोक जनशक्ति पार्टी को 20 से 25 मिल सकती है, हम पार्टी को 5 या 6 मिल सकती है, जो जो कुशवाहा जी की आरएलएम है उसको 4 या 5 सीट मिल सकती है। इस तरह की बातें आ रही हैं। मुझे नहीं मालूम कि कितनी किसको मिलेंगी, लेकिन आप याद कीजिए कि 2020 के चुनाव में जेडीयू को 115 सीटें मिली थी लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए बता रहा हूं, और बीजेपी को 110 सीटें मिली थी। एलजेपी जो थी उसको सीट इसलिए नहीं मिली कि वो चुनाव अलग लड़ी, तो वो जो सीटें हैं कुल मिलाकर के वीआईपी को मिल गई। वीआईपी ऑल ऑफ सडन आरजेडी के गठबंधन से अलग हो गई, विकासशील पार्टी, और वो चली गई उधर, तो उसको 11 सीटें लड़ने के लिए दी गई थी, और हम पार्टी जो थी वो तो थी ही। तो ये स्थिति थी। लेकिन इस बार विकासशील पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ है, यानी महागठबंधन के साथ है, तो उसमें अब देखना होगा कि ये क्या करते हैं, क्योंकि एलजेपी ने 134 सीटों पर लड़ा था पिछली बार, 134 या 135 सीटों पर, और ज्यादातर जो सीटें उनकी थी एनडीए में वो थे केंद्र में। केंद्र की राजनीति में चिराग पासवान की पार्टी बीजेपी के साथ थी, लेकिन बिहार के चुनाव में 2020 में वो अलग चुनाव लड़ रही थी। तो ये सभी जानते हैं, अब ये कोई रहस्य नहीं है कि ये बीजेपी ने ही खेल किया था कि भाई आप अलग लड़ो। क्यों भाई? क्योंकि नीतीश कुमार को थोड़ा सा कट टू साइज किया जाए, इसलिए कि ज्यादातर सीटें जो चिराग पासवान ने लड़ी, वो ज्यादातर जो सीटें थी वो नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के सामने लड़ी, यानी मुकाबला जो उनका था वो नीतीश कुमार के उम्मीदवारों से एक साथ था, और नीतीश कुमार के उम्मीदवार जो थे इसी कारण से सीटें उनकी कम हो गई, उनको ज्यादा सीटें नहीं मिल पाई और बीजेपी बहुत आगे बढ़ गई। तो यह खेल जो बीजेपी ने किया वो चिराग पासवान के जरिए किया। चिराग पासवान के बहुत सारे उम्मीदवार तो ऐसे थे जो पुराने बीजेपी के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, यह भी हुआ था। और आप देखिए जो फैसला आया, जो रिजल्ट आया, उसमें बीजेपी को 74 सीटें मिल गई और जेडीयू को 43, सिर्फ 43 सीटें मिली, और कुल मिलाकर के बीजेपी को 19.46 वोट मिले, यानी 19.46%, जेडीयू को 15.39% वोट मिले। और इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी बहुत आगे हो गई। उसमें निश्चित रूप से जो चिराग पासवान है उन्होंने बहुत गेम बड़ा प्ले किया जो नीतीश कुमार को कमतर करने में। क्या इस बार भी ऐसा वो करेंगे चिराग पासवान? अभी उनको सीटें बांटी जा रही थी, बीजेपी ने कहा कि उनको गठबंधन में सबको सीटें बांटने का काम हमने शुरू कर दिया है, लेकिन पता यह चला कि चिराग पासवान फिर कह रहे हैं कि हम अलग लड़ेंगे और इस बार 243 सीटों पर लड़ेंगे। तो अभी कुछ भी नहीं तय हुआ है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन गरज रहे हैं चिराग पासवान। और चिराग पासवान अगर 243 सीट पर लड़ेंगे, इसका मतलब कि कोई और खेल नए ढंग से उनके लिए निर्धारित किया जा रहा है, कोई और उनको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है कि आपको कैसे चुनाव लड़ना है। क्योंकि दोस्तों, अगर महागठबंधन बनाम एनडीए हुआ बिहार के चुनाव में, तो यकीन मानिए महागठबंधन बढ़त पा सकता है। जो लोग अभी मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी बिहार में डंका पीट रही है, बिल्कुल उसको कोई हरा नहीं पाएगा, वो मुगालते में है। सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर आमने सामने का चुनाव हो गया, एनडीए बना महागठबंधन, तो महागठबंधन आगे निकल सकता है। इसलिए बीजेपी की यह मजबूरी है कि अगर उसको सरकार बनानी है
अगर बिहार के हिस्ट्री में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व की सरकार बनानी है तो उसको बड़ा खेल खेलना पड़ेगा। वो चिराग पासवान के जरिए खेल सकती है, वो और छोटे छोटे राजनीतिक दल जो बिहार में अभी उभर कर आए हैं उनके जरिए खेल सकती है, वो किसी के जरिए खेल सकती है, वो प्रशांत कुमार जी की पार्टी के साथ खेल सकती है, वो और एक दो पार्टियां बना सकती है या बिगाड़ सकती है, किसी और को सामने ला सकती है, किसी इंडिपेंडेंट को नेता बना सकती है, ये सब चलेगा सो दैट कि कम से कम महागठबंधन को मिलने वाले वोटों में विभाजन किया जा सके। महागठबंधन के वोट अगर विभाजित होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए के जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। और मुझे लगता है कि बीजेपी की पूरी जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि बिहार का चुनाव द्विपक्षीय चुनाव ना हो, आमने सामने का मुकाबला नहीं होना चाहिए, ये त्रिकोणीय हो, चतुष्कोणीय हो, पंचकोणीय हो, जहां जितनी सीटें हैं कहीं आमने सामने की लड़ाई हो जाए तो हो जाए, लेकिन ज्यादातर सीटें ऐसी हों जहां पर 2 या 3 या 4 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो। कोई जरूरी नहीं है कि वो उम्मीदवार बहुत ताकतवर हो, ताकतवर तो महागठबंधन का उम्मीदवार होगा और बीजेपी जेडीयू का उम्मीदवार होगा, यानी एनडीए का। लेकिन अगर कहीं भी प्रशांत कुमार जी का उम्मीदवार उनकी पार्टी का या चिराग पासवान अगर अलग लड़ते हैं तो उनका, या और कोई और पार्टी आ जाती है तो उनका, बीएसपी आ जाती है, क्या ठिकाना बीएसपी भी चुनाव लड़ती है वहां। तो ये जो उम्मीदवार होंगे जहां जहां 2000 से लेकर 5000 वोट भी अगर काटेंगे कहीं पर, अब उसमें देखना होगा कि वो बीजेपी का वोट काट रहे हैं या महागठबंधन का वोट काट रहे हैं। अब बीएसपी बीजेपी का वोट क्यों काटेगी? बीएसपी जो भी वोट काटेगी वो तो महागठबंधन का वोट काटेगी। ठीक उसी तरह से प्रशांत किशोर की पार्टी, भले ही वो अपर कास्ट से आते हैं लेकिन उनका सारा जोर इस समय ओबीसी, दलित और माइनॉरिटीज पर है। पूरी कोशिश वो कर रहे हैं। हाँ, कुछ सीटें जरूर हैं जहां अपर कास्ट पोलराइजेशन उनके किसी किसी उम्मीदवार के पक्ष में हो सकता है, वहां वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसी सीटें बहुत कम होंगी। प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार ज्यादातर सबाल्टर्न सेक्शन से या माइनॉरिटी सेक्शन से होंगे, ऐसा अभी संकेत मिल रहा है। और अगर ये संकेत सही है तो यकीनन महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने वाले उम्मीदवार वे ज्यादातर साबित होंगे। हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर पार्टी को अपनी अपने ढंग से किसी न किसी समुदाय से उम्मीदवार अपना खड़ा करने का भी अधिकार है। कोई आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते। इसलिए प्रशांत जी की पार्टी या बीएसपी जो भी करेगी वो अपने ढंग से, वो उनका अधिकार होगा। लेकिन ये खेला जो होगा उस खेले में बीजेपी का बड़ा रोल होगा, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने। ये तो बिहार के इस बार के चुनाव का मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा समीकरण मैनेजमेंट जो है, इक्वेशन मैनेजमेंट जो है वो यही है। अगर बीजेपी इसमें सफल हो गई और हर चुनाव क्षेत्र में, ज्यादातर बल्कि चुनाव क्षेत्रों में अगर महागठबंधन के उम्मीदवारों के वोटों में कटौती का सिलसिला जारी रहा, तेज हुआ, तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी की पार्टी के साथ चुनाव के आखिरी दौर तक ये जो एकता आज दिखाई दे रही है वो कायम रहेगा, तभी ये सब होगा। अगर जेडीयू में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, चाहे वो चेहरे को लेकर, मुख्यमंत्री पद के नॉमिनी को लेकर, दावेदार को लेकर, हम नहीं जानते कि क्या होगा, तो मुश्किल पैदा होगी। अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा, लेकिन राजनीति में कब क्या होता है इसको कहना बहुत कठिन है। तमाम जगहों पर देखा गया है कि जो दिखाई नहीं दे रहा था वो अचानक रियलिटी बनकर उभर आया। तो इसलिए दोस्तों, बिहार के चुनाव में जो अभी सर्वेक्षण हो रहे हैं उनको आप बहुत ज्यादा गंभीरता पूर्वक मत लीजिए। असल चुनाव बाकी है और वो सितंबर से असल चुनाव शुरू होगा, जब लोगों के उम्मीदवार, पार्टियों के उम्मीदवार तय होना शुरू हो जाएंगे। सितंबर अक्टूबर में पूरी की पूरी जो बिसात है वो बिस जाएगी चुनाव की, और तब मैं समझता हूं कि सही ढंग से आकलन होगा। अभी अलायंस का जो मामला है वो बहुत महत्वपूर्ण कि अलायंस में किसको कितनी सीटें मिलेगी। जो हमारी जानकारी है कि जो महागठबंधन है
उसमें अभी सीटों के एलोकेशन पर कोई फैसला न तो हुआ है और न कोई मीटिंग हुई है। लेकिन हर पार्टी अपने-अपने ढंग से असर्ट कर रही है कि हमको इतनी सीट चाहिए, इतनी सीट चाहिए। जैसे जेडीयू, बीजेपी के बारे में तो आकलन हो चुका है। लेकिन जो महागठबंधन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आरजेडी जो पहले 144 सीटों पर लड़ी थी 2020 में, इस बार वो 135 से 140 सीटों तक जा सकती है लड़ने के लिए। हो सकता है उससे थोड़ा और आगे बढ़ जाए, क्योंकि मेरी जानकारी जो है कि भारतीय जो कांग्रेस पार्टी बहुत बहुत शानदार ढंग से बिहार में काम कर रही है राहुल गांधी के जाने के बाद। राहुल गांधी ने जिस तरह वहां पर एक अपना मूव किया है, लेकिन इसके बावजूद जो है हो सकता है कि वो 70 सीटों पर चुनाव न लड़े और राहुल गांधी इस बात पर सहमत हो जाएं कि कंसोलिडेट करना है, बिखेरना नहीं है हमें। हमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतना है और इसके लिए संभव है कि वो आरजेडी और दूसरे दलों की बात मान जाए कि कांग्रेस पार्टी 70 के बजाय कम सीटों पर लड़े, चाहे वो 50 हो या 55 हो, इस तरह का। और अगर ये सहमत हो जाती है कांग्रेस पार्टी तो मैं समझता हूं गठबंधन के लिए बेहतर होगा, क्योंकि उससे फिर विकासशील पार्टी को सीटें एडजस्ट की जा सकेंगी। और इसके अलावा आप सीपीआईएमएल को, जो जिसका स्ट्राइक रेट पिछले चुनाव में बहुत शानदार रहा, वो 19 सीटों पर लड़ी थी और 12 उसके उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे। 19 सीटों पर लड़कर 12 सीट जीत गई थी सीपीआईएमएल, शानदार स्ट्राइक रेट। तो वो जो इस बार दावा कर रही है 40-45 सीट पाने की, हो सकता है कि उसको 25 से 30 सीटें मिल जाएं या 22 से 25 मिल जाएं, कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते कि क्या होगा। लेकिन 25 सीट 30 सीट की बात मैं समझता हूं कि वो उस पर सहमति बन सकती है और इस तरह से सीपीआई सीपीएम 5 या 4 या 7 6-7 सीटें इस तरह से हो जाएंगी। हो सकता है कोई और छोटा ग्रुप इसमें आ जाए, शामिल हो जाए, तो महागठबंधन के राजनीतिक दलों में और राजनीतिक दायरे में इजाफा होगा। तो ये अभी कहना कठिन है कि हो क्या रहा है, लेकिन महागठबंधन बनाम एनडीए अगर चुनाव ये होता है बिहार का, तो निश्चित रूप से महागठबंधन की हालत बहुत अच्छी होगी और एनडीए के सामने मुश्किलें जरूर आएंगी। लेकिन अगर छोटे छोटे राजनीतिक दलों के जरिए एनडीए के का नेतृत्व एक विभाजन पैदा करने की कोशिश करेगा विपक्षी मतदाताओं में, विपक्ष के जो यानी अपोजिशन ब्लॉक के जो मतदाता हैं, अगर उनमें एक स्प्लिट वोटों को कराने में कामयाब होगा अगर एनडीए, तो मैं समझता हूं कि मुसीबत महागठबंधन की बढ़ेगी और फिर बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो बिहार के चुनाव पर हम समय समय पर आपके सामने अपने आकलन पेश करते रहेंगे। आप जरूर देखिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी कहें कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज दोस्तों इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।